अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद कि आप सब सही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जजीरे के बारे में जो जजीरा है तो इसी दुनिया में, लेकिन इस पूरी दुनिया से कटा हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं वो लोग अपने जजीरे की बाहर की दुनिया से कोई भी राब्ता रखना नहीं चाहते और ना ही किसी को अपने जजीरे में आने देना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में, जो कि बहरे बंगाल में वाक़ है, हिंदुस्तान की हुदूद में आ जाता है। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो 60,000 साल पुराना कबीला है। तो आइए इस कबीले के बारे में बात करते हैं और उस खौफनाक आइलैंड के बारे में बात करते हैं जिसकी तरफ जो भी इंसान जाता है या तो वो मौत के घाट उतार दिया जाता है या वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागता है। इतनी टेक्नोलॉजी के होते हुए भी ये बात मालूम नहीं कर पाए कि आखिर वहाँ पे कितने लोग रहते हैं और वो अगर ज़िंदा भी हैं तो इतने तवील अरसे तक कैसे ज़िंदा हैं। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं और अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेंटिनली लोग जो कि नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड पे रहते हैं, उनकी पहचान ये नहीं कि वो मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं या जू हैं। उनके लिए कोई मज़हब कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मज़हब बात की बात है और वो उस आइलैंड में उससे भी पहले हैं, 60,000 साल पहले से। अगर वो अपने जजीरे को छोड़ बाहर निकलते तो वो दुनिया में जो कुछ हो रहा था वो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते। जितने मज़ाहब आए उनमें से कोई ना कोई मज़हब उनका ज़रूर होता, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। और यही वजह है जिसकी वजह से लोग उनके बारे में इतना नहीं जानते और जानने की कोशिश करते हैं। जब भी वो उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो मायूसी ही मिलती है, क्योंकि नॉर्थ सेंटिनली लोग जो हैं वो ये नहीं चाहते कि कोई उनके बारे में रिसर्च करे और उनके रहन सहन के बारे में किसी भी दुनिया के इंसान को पता चले। इसीलिए जब भी कोई बाहर दुनिया से लोग उनके पास आते हैं तो वो उनका वेलकम हमेशा अपने तीरों से करते हैं। या तो वो उन लोगों को मार देते हैं या तो फिर उन लोगों को भगा देते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो उनके ऊपर बम भी फोड़ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उनकी जो तारीख़ है वो काफ़ी पुरानी है और वही कबीला तकरीबन दुनिया का पुराना तरीन कबीला एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई उन लोगों को अपने हाल पे छोड़ देते हैं, उनको तंग नहीं करते, क्योंकि ये इस दुनिया का एक विरसा है। अगर हमने उन्हें तंग कर दिया तो उनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अगर वो लोग बाहर ही नहीं निकले तो हमारी दुनिया के चैलेंजेस उन्हें पता ही नहीं है। आज ये दुनिया चाँद पे पहुँचने वाली है, हमारा हमसाया मुल्क चाँद पे जाने वाला है। अभी अपना रॉकेट चाँद पे ही लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है ल्यूना। और ल्यूना और चंद्रयान दोनों चाँद पे पहुंचने वाले हैं और वो लोग आज तक इस जजीरे से बाहर निकल के नहीं आए और ना जानने की जहमत की उन लोगों ने। तो आखिर क्यों? गवर्नमेंट ने ये पाबंदी लगा दी है कि नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड के अतराफ़ में कोई भी जाएगा तो वो गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही जाएगा। अगर वो अपनी रिस्क पे जाता है तो वो एक जुर्म है। काफ़ी लोगों ने ये ट्राई किया कि उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी, लेकिन रिज़ल्ट ये निकला कि मायूसी ही मिली। के साथ एग्रेसिवनेस से ही पेश आते थे। काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई, काफ़ी लोग मारे भी गए इस चक्कर में और काफ़ी लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागे भी। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने यही सोचा कि इस पूरे के पूरे जजीरे को सील कर दिया जाए, ना कोई वहाँ से बाहर निकले और ना कोई उनको डिस्टर्ब करने जाए। इसीलिए जो इंडियन नेवी है, नेवी के कोस्ट गार्ड्स हैं, वो ऑलवेज़ इस अंडमान निकोला आइलैंड के इस छोटे से जजीरे नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड की पेट्रोलिंग करते हैं। देखते हैं ये कि उनको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा या कोई इनलीगली वहाँ पे जाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। ये 2004 की बात है, जब बहरे बंगाल में एक बहुत बड़ी सुनामी आई, उससे काफ़ी मुल्कों को नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड के जो सेंटिनली लोग हैं उनको भी देखा जाए, क्या वो सरवाइव कर पाए हैं या वो भी ख़त्म हो गए इस सुनामी के साथ साथ। तो उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे भेजा उन लोगों की देखभाल के लिए कि उनको देखा जाए, दूर से ही सही, लेकिन अंदाज़ा तो हो कि वो ज़िंदा हैं और अपनी दुनिया में मस्त हैं। तो जब हेलीकॉप्टर उनके आइलैंड के ऊपर से गुज़र रहा था तो हेलीकॉप्टर का भी इस्तकबाल तीरों से हुआ। उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा और अपने तीरों का रुख उस हेलीकॉप्टर की तरफ कर दिया था। ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के हिसाब से कि वहाँ की आबादी कितनी है, कितने लोग उस आइलैंड पे रहते हैं, कितने लोग रहते थे, या सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो पता चले कि कितने लोगों की वहाँ पे तादाद है कि गवर्नमेंट कुछ उनके लिए करे, क्योंकि वो किसी को ऑन ही नहीं करते।
तो अंदाजे के तौर पे ये मालूम होता है 200 लोग हैं, तो कोई कहते हैं वहाँ पे 500 लोगों का कबीला एक एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक्चुअली फ़िगर किसी को भी आज तक पता नहीं। और ये काफ़ी कम मर्तबा हुआ है कि हमारी इस दुनिया के लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट किया हो। जब भी कांटेक्ट किया, उन्होंने जितनी तादाद में लोग देखे तो ये समझ गए उनमें कि वहाँ पे आबादी कितनी है। कोई 200 कहता है तो कोई 500। अगर ओरिजिन की बात करें कि ये लोग ओरिजिनली कहाँ के हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये डिसेंडेंट्स हैं अफ्रीका के शुरुआत के उन लोगों से जो कि अफ्रीका छोड़ दुनिया के अलग अलग खित्तों में माइग्रेट होना चाहते थे। अब जो लोग माइग्रेट होने के लिए जिन्होंने ज़मीन का सहारा लिया, तो वो दुनिया के अलग अलग खित्तों में जाके आबाद हो गया। मतलब अफ्रीका से निकले, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जाके वो लोग आबाद हो गए। और जिन लोगों ने समंदर का सहारा लिया तो वो लोग वहाँ पे फंस गए। समंदर की सतह ऊपर बढ़ती गई और ये लोग एक ही आइलैंड में महसूर होकर रह गए। और उस वक्त से आज तक ये लोग बाहर भी नहीं निकले, उनको पता भी नहीं कि बाहर की दुनिया होती कैसे है। अगर इनके खाने पीने की बात की जाए तो ये टोटली डिपेंड करते हैं हंटिंग पे। ये लोग शिकार करते हैं, उस पत्थर की ज़माने के लोगों की तरह ये आज भी शिकार करते हैं। इन्होंने आज तक गंदम का एक दाना तक नहीं देखा। इनको नहीं पता आग कैसे जलाई जाती है। इनको नहीं पता कि खाना हमने पका के खाना है जैसे कि पूरी दुनिया खाती है। पानी पीने की बात करें तो वो समंदर का पानी पी के ज़िंदा हैं। आप और हम अगर समंदर का पानी पिएं तो हमारी कंडीशन कितनी ख़राब हो जाएगी, लेकिन वो लोग टोटली इसी पानी पे डिपेंड करते हैं और इसी समंदर पे डिपेंड करते हैं। वहाँ से वो मछलियाँ पकड़ के खाते हैं और उस आइलैंड पे जितने भी जानवर हैं वो उनका शिकार करके ज़िंदा रहते हैं और कुछ फल वगैरह खा के अपनी ज़िंदगी का गुजरान करते हैं। जब ज़बान की बात आती है तो वो लोग कौन सी ज़ुबान में बात करते होंगे आपस में? आज तक ये भी एक राज रहा है, क्योंकि आज तक कोई उनसे जाके कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया, उनसे कोई बात ही नहीं कर पाया। ना ही वो लोग किसी और ख़ित्ते के, किसी और जजीरे के लोगों से बात करने के लिए अपनी उस ज़मीन को छोड़ के बाहर निकले हों। और उनका जो कल्चर है, जो उनकी तहज़ीब है, वो भी आज इस डेवलप्ड दुनिया, इस चैट जीपीटी की दुनिया में भी एक राज ही है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछेंगे नॉर्थ सेंट्रली लोगों के बारे में, आप मुझे बताएं कि उनका मज़हब या उनका जो रीत रस्म है वो क्या है, तो वो भी आपको नहीं बता पाएगी, क्योंकि ऑन पेपर ऐसी कोई रिसर्च आज तक हुई भी नहीं। अब जो लोग वहाँ से होके आए हैं कहते हैं कि वो लोग नहायत ही सेहतमंद नज़र आ रहे थे। उनमें से कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिन्हें हमने देखा हो कि उसका वेट बढ़ा हुआ हो। सब तकरीबन स्मार्ट थे, और जबकि वो बाहर नहीं निकले और आम लोगों की तरह वो उन्होंने किसी भी किस्म की बीमारी को फेस नहीं किया, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी वीक होगा। जैसे कि हम कोविड-19 के टाइम में अपने आप को वैक्सीनेटेड करवा के अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करवा लिया हमने, उनके पास इस किस्म की कोई बीमारी ही नहीं गई। इवन उनके पास आज तक फ्लू भी नहीं गया। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मल एक बुखार, एक ज़ुकाम से फ़ाइट करने के लायक भी नहीं है, क्योंकि आज तक वो किसी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में नहीं आए जिसमें इस किस्म का कोई वायरस हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करते हैं हंटिंग पे, मतलब कि शिकार पे। तो उनके लिए उन्हें कुछ हथियारों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो वो जो अपने साथ हमेशा जो मर्द हजरात हैं वो एरो कैरी करते हैं, जो तीर कैरी करते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है पत्थर का तीर और दूसरा होता है किसी भी जानवर की मजबूत तरीन हड्डी का तीर। उनके पास लोहे के तीर भी मौजूद हैं। आप ये कहोगे कि लोहा उनके पास कहाँ से आया, जबकि उन्होंने गंदम का दाना तक नहीं देखा। तो लोहा उन लोगों ने कुछ टाइम पहले एक अननोन शिप अपना रास्ता भटक के नॉर्थ सेंटिनली आइलैंड किनारे से जाके टकराया, और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ पे उस जहाज़ में मुकीम लोगों की जान ले ली और देखा कि ये जहाज़ पूरा का पूरा लोहे का बना हुआ है। उनको वो चीज़ बहुत हार्ड महसूस हुई और कीमती महसूस हुई, तो वहाँ से वो लोहा लेके उन्होंने अपने हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल किया। रिसेंटली जब इंसानों पे उन्होंने हमला किया तो उनके पास जो तीर थे, कुछ तीर लोहे के भी बने हुए थे। जब भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनके साथ मुलाकात के लिए गए तो वो एज अ गिफ्ट उनके पास कोकोनट भी ले जाते थे, जिनको वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते थे। जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट की टीम ने उन्हें एक सूअर गिफ्ट किया तो उन्होंने उस सूअर को उन्हीं के सामने मार के और वहीं पे उसे दफन कर दिया। एक मरतबा ये हुआ कि उन्हें एक तोहफे के तौर पे गुड़िया भी पेश की गई। समझते थे कि उनके जो बच्चे हैं वो गुड़िया को देख के बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन उस गुड़िया के साथ भी उन लोगों ने वही असर किया कि उस गुड़िया को भी खंजर लगा के और इंसान की तरह उनके सामने ही रेत में दफन कर दिया।
तो ये थी उनकी सोच, और इस तरह से वो उन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं जिन चीज़ों को वो जानते नहीं हैं, और उन चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं जिनको वो जानते हैं। अब ये समझते हैं कि आखिर इस आइलैंड के बारे में दुनिया को पहली मर्तबा कब पता चला था। 1876 का टाइम था। ब्रिटिश एक जहाज़ वहाँ से क्रॉस कर रहा था, तकरीबन 106 पैसेंजर्स थे। जब वो जहाज़ सेंटिनली आइलैंड के करीब आया तो उन लोगों ने उस जहाज़ पे हमला कर दिया। जब हमला कर दिया उस जहाज़ पे, तो वहाँ के जो क्रू मेंबर्स थे वो तो अपनी जान बचा के वहाँ से निकल आए, लेकिन जब वो इंडिया पहुँचे तो उन्होंने ये बात वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट से की। जब ये बात नेवी अफसर को पता चली तो उसका इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ और वो चाहता था कि वो इस आइलैंड पे जाए, वहाँ के लोगों से मिले और उनसे गुफ्तगू करे, उनके बारे में जाने और उन्हें अपने बारे में कुछ समझाए और सिखाए। लेकिन हुआ क्या, उन्हें उसी तरीके का वेलकम मिला, तीरों के साथ। और हमेशा जैसे कि वो लोगों को देख के भड़क जाते हैं, एग्रेशन शो करते हैं, तो उनको देख के भी उन्होंने एग्रेशन ही शो की। जब सेंटिनली वापस चले गए और ये भी थोड़ा सा दूर आ गए उस आइलैंड से, तो इसके माइंड में एक ख़्याल आया। इसने सोचा क्यों ना, वो काफ़ी तादाद में थे इसलिए मैं पीछे हट गया, क्यों ना उनके एक दो बाशिंदे को कि थोड़े टाइम के बाद फिर से वो आइलैंड पे गए और वहाँ पे देखा उन्होंने कि कुछ बच्चे आइलैंड के किनारे खेल रहे हैं। तो उन्होंने उनको किडनैप कर लिया और जब किडनैप करके वो जब अपने उसे जहाज़ पे लेके आया तो उनमें जो सबसे बड़ा बच्चा था उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। ये देख के वो थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ और उसने सोचा कि इन सारे बच्चों को वापस उसी आइलैंड पे छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। जब वो बच्चों को लेके वापस गया और उन्होंने बच्चों को अपने आइलैंड पे छोड़ दिया, उसने देखा कि उन बच्चों ने पलट के एक मर्तबा भी पीछे नहीं देखा और वो अपने आइलैंड की तरफ स्पीड से भागे जा रहे थे। तो फिर हुआ क्या, आफ्टर सम टाइम ये भी हो सकता है कि वो बच्चे अपने साथ इस हमारी दुनिया की कुछ ऐसे वायरसेस, ऐसी बीमारियां लेके गए हों उस आइलैंड में जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ हो और वहाँ पे लोगों की डेथ भी हो गई हो। उसी वजह से भी ये दुश्मनी शुरू हो सकती है कि आज तक वो बाहर की दुनिया के लोगों से मेल मिलाप नहीं चाहते और ना किसी को अपनी दुनिया में आने देते हैं। 1967 में त्रिलोकनाथ पंडित को वहाँ भेजा। वो एक मायानाज एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और वो अपने काम में बहुत माहिर थे। जब वो भी वहाँ गए तो उन्हें भी मायूसी का सामना करना पड़ा। आफ्टर सम टाइम 1991 का टाइम आया जब एक खातून एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो इंडिया से ही बिलोंग करती थी वो वहाँ पे गई और सरप्राइजली नॉर्थ सेंटिनली लोगों ने उस लेडी का वेलकम किया। यह फर्स्ट टाइम था कि कोई भी आम इंसान उस आइलैंड पे सेफली जाके लैंड करता है और उनसे जाके मिलता है। और उस लेडी ने उनको बहुत से तोहफ़े भी दिए जो उन्होंने एक्सेप्ट किए। जब वो वापस आई और फिर से कुछ टाइम के बाद लोगों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो फिर से उन्हें एग्रेशन का सामना करना पड़ा। 2006 में मछुआरों की एक बोट जो कि मछली पकड़ने के लिए अपने मुल्क की हदूद में ही काम कर रहे थे, वो गलती से मौसम ख़राब होने की वजह से जाके इस आइलैंड से टकरा जाते हैं और उनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। कोस्टल गार्ड्स एक लाश को तो अपनी तहवील में ले लेते हैं लेकिन दूसरी लाश उनको नहीं मिलती। वो दूर से देख रहे थे कि सेंटिनली लोगों ने उन पे हमला कर दिया और एक लाश को वो समंदर में जाके फेंक देते हैं, दूसरी लाश को वो घसीट के अपने आइलैंड की तरफ ले जा रहे थे, उसे वहीं पे ज़मीन खोद के और वहीं पे दफन कर रहे थे। ये सारे वाक़े जब इंटरनेशनली रिपोर्ट हुए तो लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ। तो एक यूट्यूबर थे जिनका नाम था जॉन एलन चाओ। वो ये चाहते थे कि मैं वहाँ पे इलीगली ही जाऊँगा लेकिन जाऊँगा ज़रूर, और वहाँ के जो भटके हुए लोग हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है, जो कि हमारी कल्चर को नहीं समझते और नहीं जानने की कोशिश करते, इवन वो हमारी इस प्लैनेट अर्थ का हिस्सा हैं, मैं उन्हें जाके क्रिश्चियनिटी का मतलब ईसाईयत का पाठ पढ़ाऊँगा। और वहाँ के एक मछेरे को भारी रिश्वत दे के नॉर्थ सेंट्रली आइलैंड जाके पहुँच जाते हैं। तो मछेरे को कहते हैं कि आप अपनी बोट में मेरा यहाँ इंतज़ार करो, मैं उनसे मिल के वापस आता हूँ। वो बाइबल लिए हुए वहाँ पहुँचते हैं और उनको वो बाइबल दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं ईसा का भेजा हुआ मैसेंजर हूँ आपके लिए और मैं आपको खुदावन का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। तो औरत और एक लड़का वहाँ किनारे पे खड़े हुए हैं। लड़के के हाथ में एक तीर होता है और वो तीर जब जॉन को देखता है तो उस पर सीधा कर देता है, लेकिन जॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है और वो औरत भी उसे रोक रही थी। लेकिन हुआ क्या, वही जो पहले हुआ था, उस लड़के ने वो तीर जॉन को सीने पे दे मारा और जॉन की वहाँ पर डेथ हो गई। काफ़ी टाइम के बाद जब ये बात न्यूज़ रिपोर्ट्स में आई, उस मछेरे ने इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया
तो उस मछेरे को भी बहुत भारी पेनल्टी और जेल का सामना करना पड़ा। लेकिन लोगों ने ये शोर मचाया कि जॉन की जो डेड बॉडी है उसे वापस लाया जाए, लेकिन ये बात इतनी आसान थी नहीं। इन सारी बातों को जानने के बाद आपका क्या ख़्याल है? क्या हमें उन लोगों के बारे में जानना चाहिए, वहाँ पे जाके उन्हें कोई दीन या धर्म सिखाना चाहिए, या उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ मेरी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन की चेन बढ़ती रहे। कुछ हम आपसे सीखेंगे और कुछ जो नॉलेज हम इकट्ठा करते हैं आपके लिए वो आप तक प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।